एडोलेसेंस मतलब किसी व्यक्ति का बच्चे से अडल्ट तक का सफर, जो कि बेसिकली 13 से 17 साल की उम्र तक होता है। ये सीरीज 13 साल के एक लड़के पर फोकस करती है जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने अपने क्लासमेट का मर्डर कर दिया है। अब आपको लगेगा कि ये सीरीज क्लियर करेगी कि इस लड़के ने मर्डर किया है या नहीं, बट ऐसा नहीं है। ये सीरीज उस पर फोकस नहीं करती, सीरीज उस एंगल पर फोकस करती है जो कि हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। क्या है वो एंगल? इस एक्सप्लेनेशन में हम उसी एंगल को एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, जिसे एक्सप्लोर करती है सीरीज जिसका नाम है एडोलेसेंस सीजन 1। देखो मेरी तरफ। ये पागलपन है। बचपन में तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या क्या करवाता है। दोस्तों, ये सीरीज और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 रुपीज़ में पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। एडोलेसेंस सीजन 1 रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 13 मार्च 2025 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फीड ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर हम सारे अपकमिंग लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर्स अपलोड करते हैं। इस सीरीज का पहला सीजन कंसिस्ट करता है 4 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप 4 घंटे में देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो कि शायद से आपको शॉक कर देगा कि इस सीरीज का ट्रेलर देखने के बाद में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इसे देखने के लिए, बट देन ये सीरीज काफी चर्चे में आई। इनफैक्ट व्हाट ट्रिगर्ड मी टू वॉच दिस सीरीज वाज अनुराग कश्यप। सीरियसली, आई मीन एज अ डायरेक्टर आई रियली रेस्पेक्ट हिम, और उन्होंने एक से एक हटकर मूवीज बनाई हैं। ऐसी मूवी और सीरीज का आइडिया भी था इनके पास में जिसे इनको रिलीज करने का कभी मौका नहीं मिला। सो अनुराग कश्यप लेटली इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज में आए एक आर्टिकल में, जहां पे इन्होंने नेटफ्लिक्स को डिसऑनेस्ट और मॉरली करप्ट बताया, ये कहकर कि एडोलेसेंस जैसी सीरीज अगर इंडिया में कोई बनाना चाहता तो कोई उसे बनाने नहीं देता। या फिर फ्रैंकली मुझे ऐसा लग रहा है अनुराग कश्यप ये कहना चाहते थे कि अगर वो ऐसी सीरीज बनाते तो नेटफ्लिक्स उनको स्पॉन्सर नहीं करता। या फिर इसे कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि अनुराग कश्यप अगर ऐसी सीरीज का आइडिया लेकर आते नेटफ्लिक्स के पास में, तो शायद से नेटफ्लिक्स उसे स्पॉन्सर नहीं करता, या हो सकता है कि नेटफ्लिक्स की मजबूरी हो कि वो उसे स्पॉन्सर न कर पाए। और इसका समवट कहीं ना कहीं रीजन इंडिया है और इंडियन ऑडियंस है। एंड समवट कहीं ना कहीं आई एग्री विद अनुराग कश्यप, बिकॉज इंडिया में अगर एडोलेसेंस जैसी सीरीज बनती तो उसे अप्रिशिएट करने की बजाय डायरेक्टर की खूब निंदा की जाती कि भैया ऐसी वाहियात और अडल्ट सीरीज आपने क्यों बनाई, बजाय इसके कि सीरीज के पीछे छुपे असली मकसद को वह पहचान पाए। अब इसे इस चीज के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार जब कोई भी मूवी या सीरीज में काम करते हैं या कोई एड को अगर प्रमोट करते हैं जिसकी इंडियन ऑडियंस निंदा करती है, तो वो नॉर्मली एक ही डायलॉग बोलकर स्किप कर देते हैं कि भैया हमने तो सिर्फ मूवी में काम किया है, हमने तो सिर्फ सीरीज में काम किया है, हमने तो सिर्फ एक एड किया है। इससे ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब एक मूवी तो है, सीरीज ही तो है, एड ही तो है। बट हाल ही में हुए छावा मूवी के रिलीज के बाद में जो भी इंसिडेंट नागपुर में हुई, वो इस चीज को प्रूव कर देती है कि भैया फर्क पड़ता है। हमारे एक्टर्स, हमारे एक्ट्रेसेस, हमारे डायरेक्टर्स जिस तरह की मूवी बनाते हैं, जिस एड में काम करते हैं, उसका असर डेफिनेटली ऑडियंस पर पड़ता है। और यही फर्क कहीं ना कहीं रीजन है कि इंडिया में ऐसी मूवीज और सीरीज बनाने की हिम्मत मोस्टली कोई डायरेक्टर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि काफी बवाल होगा, या क्या पता इसे रिलीज करने दिया ही नहीं जाएगा। अब यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी चॉइस है। और क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की ये चॉइस है कि वो ऐसे कंटेंट नहीं देखना चाहते, इसलिए ऐसे मूवी या सीरीज इंडिया में उतने फेमस नहीं होते, या यूं कहूं लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सो घूम फिर के ये बात एक पर्सन की अंडरस्टैंडिंग की है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी मूवी या सीरीज या इनफैक्ट किसी एड को भी अगर ले लो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी मूवी, सीरीज से, एड से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो आप उसे ले लीजिए, और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो उसे छोड़ दीजिए। और आप ये डिसाइड कैसे करेंगे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और एडोलेसेंस सीरीज इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करती है। वेल, टॉपिक पर वापस आते हैं। सीरीज 4 एपिसोड के हैं। हर एक एपिसोड एक ड्यूरेशन पर फोकस करती है और एक इंसिडेंट या एक कैरेक्टर पे फोकस करती है। जैसे एपिसोड 1 फर्स्ट डे के बारे में दिखाती है, एपिसोड 2 थर्ड डे के बारे में दिखाती है, एपिसोड 3 7th मंथ के बारे में दिखाती है, और एपिसोड 4 यानी कि फाइनल एपिसोड 13th महीने के बारे में दिखाती है। फर्स्ट एपिसोड में हम हमारे लीड जेमी प्लेड बाय ओवन कूपर के बारे में देखते हैं, पुलिस के बारे में देखते हैं। पुलिस प्रोसीजर्स को डिटेल में दिखाया जाता है, एवरीथिंग इन डिटेल, जहां क्लियरली ये दिखाया जाता है कि वहां की सिस्टम कितना केयर करती है, भले ही कोई मुजरिम क्यों ना हो। नाउ दिस इज व्हाट वी आर शोन। एंड नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, प्रोसीजर्स ऐसे होते नहीं है, बात ऐसी होती नहीं है, बल्कि इसका ऑलमोस्ट उल्टा होता है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चीजें पुलिस के नजरिए से दिखाई गई है, ऑडियंस के नजर से नहीं दिखाई गई है, क्योंकि अगेन ये हमारा
माइंडसेट है, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारा कोई एक्सपीरियंस हो सकता है जिसकी वजह से हमारा एक अपना नजरिया बना है। देखिए हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू हम जानते हैं, दूसरे पहलू को इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में दिखाने की कोशिश की गई है। सो नॉर्मली हमारा जो व्यू होता है कि पुलिस परेशान करेगी, अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी, जिसकी वजह से मोस्टली बहुत सारे लोग पुलिस से मिलने से या उनसे बात करने में भी डरते हैं, उस चीज को यहाँ पर हटाने की या उसका एक दूसरा साइड दिखाने की कोशिश की गई है। एंड पहला एपिसोड ही ऐसा एपिसोड था जो कि काफी इंटरेस्टिंग था इस सीरीज में, और पहले एपिसोड को देखने के बाद में आप सेकंड एपिसोड देखने के लिए वेट ही नहीं कर पाते। एपिसोड 2 जेमी के स्कूल के बारे में दिखाती है जहां वो पढ़ते हैं, क्योंकि वहीं से पता चल सकता है कि आखिर जेमी ने मर्डर क्यों किया। एंड देन वी सी अ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड स्कूल जहां बच्चे टीचर्स की सुनते ही नहीं बल्कि उल्टा उन्हें सुना देते हैं। और नॉर्मली हमारा क्या इंप्रेशन है स्कूल को लेकर, यानी कि सिक्के का एक साइड, यानी कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पे आपको कुछ सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे बर्ताव करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सीखना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीजें, यानी कि ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारी सोच है कि स्कूल में ये सारी चीजें कराई जाती है। बट सीरीज में वी आर शोन कंप्लीटली ऑपोजिट साइड। इनफैक्ट हम हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को एक सीन में ये भी बोलते हुए सुनते हैं कि नॉर्मली मर्डर केस में हम अपराधी के ऊपर फोकस करते हैं मगर विक्टिम के ऊपर नहीं, हम सिर्फ अपराधी को अपराधी प्रूव करने में लगे होते हैं और इस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं कि शायद से विक्टिम का भी अपराधी का अपराध करने में कोई लेना देना हो सकता है। सो अगेन एक ऐसे पॉइंट को ये सीरीज एक्सप्लोर करती है जो कि बाकी सीरीज एक्सप्लोर नहीं करते। इनफैक्ट ये सीरीज थोड़ा और डेप्थ में जाती है और ये दिखाती है कि कैसे इस केस का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो खुद अपने बच्चे पर फोकस नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि इस चीज पर ज्यादा फोकस करता है कि किसी एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे का मर्डर कर दिया है, उसे सजा कैसे दिलाएं। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जो दूसरी मेन चीज़ है जिस पे फोकस करना चाहिए उस पे तो कर रहे हैं, लेकिन मेन अपने खुद के घर में जो बच्चा है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आई मीन इजंट इट वियर्ड। एपिसोड 3 जो कि 7th मंथ के हाथ से दिखाती है इस इंसिडेंट के बाद, वो दिखाती है जेमी और उसके साइकेट्रिस्ट के बारे में। ये दिखाती है कि जेमी कैसे स्कूल से लोगों से परेशान रहता था, कैसे लोग उसे चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, यहाँ तक कि उस पर थूक भी देते थे, कैसे जब उसे मौका मिला तो वो नए दोस्त बनाने की कोशिश करता था, कैसे उसे सबकी अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी, कैसे वो खुद उन्हीं लोगों की तरह बनना चाहता था जो लोग उसे परेशान करते थे। और इस चीज को डिफाइन किया गया है एक शब्द से, कंट्रोल। काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है एपिसोड 3 में इनके साइकाइट्रिस्ट और जेमी के बीच में। इस सीरीज में काफी चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया या एक डेफिनेट आंसर नहीं मिला। वहीं पर एक जगह ये सीरीज ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करती है जिसकी वजह से आई थिंक अनुराग कश्यप ने ही ये अपना सेंटेंस दिया होगा। जैसे कैसे जेमी के सेक्स के बारे में सीरीज में बात किया जाता है, विक्टिम के साथ उनके संबंध के बारे में बात किया जाता है और इंटीमेट चीज़ों के बारे में बात किया जाता है, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी इस 3rd एपिसोड में डिस्कस किया गया। आई मीन आई थिंक अनुराग कश्यप वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द काइंड ऑफ फ्रीडम दिस सीरीज हैड टू गो अहेड एंड एक्सप्लोर द डीप डेप्थ्स ऑफ दिस केस, जो कि अगर ये इंडिया में ऐसी सीरीज बनाते तो ऐसे शब्द और ऐसे सेंटेंसेस इनको यूज करने का मौका नहीं मिलता। वेल कमिंग बैक टू द सीरीज, वी नो कि जेमी ने जो किया वो क्यों किया, उसकी क्या मेंटल हालत थी लोगों की वजह से, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। देखिए एक चीज तो बहुत सही है जो लोग नहीं मानते, आई मीन जो चीज़ आपको दिखाई देती है, जो चीज़ आपको दर्द देती है, आप सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करते हैं। जैसे आपके शरीर में कहीं पर कट गया, दर्द होगा तो आपको महसूस होता है, आप उस पर फोकस करते हैं, उसे ठीक करते हैं। लेकिन उस चीज़ का क्या, अपनी मेंटल हेल्थ का क्या, आपके दिमाग में जो चल रहा है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उसका क्या, आप उस पर फोकस नहीं करते। आई मीन ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है लेकिन आपको दिखती नहीं, और ये दर्द वही हमदर्द समझ सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो। यानी कि इस केस में जेमी के साथ में ये सारी चीज़ें हुई होती हैं, तो जो विक्टिम होती है जिनका जेमी मर्डर करते हैं, एक सीन में हम सीरीज में ये देखते हैं कि जब वो भी उसी चीज़ के थ्रू जा रही थी जिस चीज़ से जेमी गुजर रहे थे, तो जेमी ने उन्हें अप्रोच किया था। उन्हें ऐसा लगा कि शायद अगर वो उनके दुख और तकलीफ को समझेंगे तो उन दोनों की दोस्ती हो जाएगी और इसमें दोनों का फायदा होगा, उन्हें एक दोस्त मिल जाएगा और प्लस वो किसी के दर्द को समझेंगे और उनके हमदर्द बनेंगे। बट वी इवेंचुअली नो व्हाट हैपेंड बिकॉज ही वाज डिनाइड, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उन्होंने मर्डर किया। सो 3rd एपिसोड क्लियरली जेमी के सिर्फ मेंटल हेल्थ पर फोकस करती है, जो कि अब हमें सीरीज के 4th एपिसोड पर लेकर आता है, जो कि फोकस करता है इनके परिवार पर, यानी कि जेमी के परिवार पर। ये एपिसोड बहुत ही स्लो होता है और बहुत ही पेशेंस चाहिए आपको इसे देखने के लिए। सो जेमी के फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होती है, कैसे वो अपने आसपास के लोगों के ताने से जूझ रहे हैं, और जो इनके लड़के के क्राइम के बारे में जानते हैं वो कैसे इनके परिवार को जज करते हैं या कैसे कुछ लोग उन्हें परेशान करते हैं। ये दिखाया जाता है कि कैसे किसी एक ही गलती की वजह से उनके पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। अब इस चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं लूजली यूपी में चल रहे बुलडोजर डेमोलिशन से, जहां पर सारे क्रिमिनल्स के घरों को तोड़ दिया जाता था, चाहे वो घर हो या दुकान हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस एक्शन के
खिलाफ हूँ, बट अगेन किसी एक क्रिमिनल की वजह से उनके पूरे परिवार को सफर करना क्यों पड़ रहा है? आई मीन ये चीज यूपी में चालू हुई थी 2017 में और 2019 तक आते आते करीब करीब 1 लाख लोग अपने घर से बेघर हो गए थे और 2023 आते आते ये फिगर 5 से 6 लाख के करीब पहुंच गया। कुछ ऐसा ही इस सीरीज में जेमी के परिवार के साथ होता है। उनके पिता के वैन पर नॉन्स लिख दिया जाता है, जिसका मतलब होता है एक सेक्स ऑफेंडर, जो कि ब्रिटेन का टर्म है। एंड अगेन सीरीज वहीं की है। अब इस चीज से इनका परिवार इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि इनके पिता का बर्थडे होने के बावजूद भी वो बाहर कहीं घूम फिर नहीं पाते और एंजॉय नहीं कर पाते। हमें 4th एपिसोड में इनके परिवार का दर्द दिखाया जाता है, स्पेशली इनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही है, उनके बच्चे के इंसिडेंट के बारे में वो दिखाया जाता है, जहां पर वो समझ नहीं पाते कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया, क्या कमी रह गई थी उनके प्यार में, क्या गलती थी उनकी, क्या वो दोषी है उनके बेटे के ऐसा होने में। एंड देन वी हियर द मदर से दिस कि हमें मान लेना चाहिए कि उसकी परवरिश करने में हमसे कोई कमी रह गई। आई मीन पहले तो वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है, दूसरा उस फैक्ट को जान के कैसे जिए, और तीसरा उस फैक्ट को जानने के बाद में मूव ऑन कैसे करें। कोई भी ऐसी चीज वो कह दे, लेकिन दे डोंट वांट टू ब्लेम देयर चाइल्ड, दे वांट टू ब्लेम देमसेल्फ एंड दे जस्ट एनी हाउ वांट टू मूव ऑन। आई मीन दैट्स पेरेंट्स, राइट? आई मीन पूरे सीरीज में पहला एपिसोड और लास्ट एपिसोड का ये थोड़ा सा मूवमेंट मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। ओवरऑल कहूँ दोस्तों तो सीरीज अच्छी थी, इसका मैसेज अच्छा था, थोड़ी स्लो बर्निंग है, आपको पेशेंस चाहिए होगा इसे देखने के लिए, बट जितनी हाइप इसकी क्रिएट की गई उतनी हाइप पर ये जा नहीं पाई। ऑलमोस्ट वन टाइम वॉच है, बट मैं इसे सजेस्ट नहीं करूंगा और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस सीरीज को रेट करना पड़ेगा 6 out of 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।